students, welcome to this video. In this video we are going to cover input output arrays and matrix of data science. So before that we just take a recap. Uh, in previous video we discuss about the numbers and vectors. Numbers with sequences, generating random numbers like uniform, normal, binomial, Poisson, exponential distributions numbers, single elements vector, multi elements vector, assessing vectors, etc. We have already discussed it previous video. Video name is numbers and vectors. Now in this video we are going to discuss about the input and output functions, arrays and matrices. So let's start with the input and output. Input is a process to interact with the users to take users input or users data for the executing the methods or related some other purpose. So output is similar method to display the results after the execution of program. So input and output both are much more important because these two functions provide proper interactions between machines and users. The input can be any form, maybe from the any device like keyboard, mouse, maybe from the file or from any programs, and output may be also having some different, but in terms of programming it is related with the display the results. So some common input methods contains रीडिंग फ्रॉम अ कीबोर्ड. यदि कीबोर्ड से मुझे डेटा लेना है तो नॉर्मली जो है वो तीन मेथड्स हैं. यहाँ पे मैंने आपको दो मेथड्स मेंशन की हुई हैं. फर्स्ट वन इज स्कैन. ये आपका इनपुट वेक्टर्स को जो है या इनपुट लिस्ट को जो है आपको स्कैन करने के लिए यूज होता है. ये आपके कंसोल मोड के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली एक मेथड है. दूसरा है हमारा रीड लाइन. रीड लाइन भी जो है कीबोर्ड से इनपुट के लिए यूज किया जाता है. ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आपके डेटा को एक्सेप्ट करता है. तीसरा जो मेथड है, हालांकि इसको हम आउटपुट के लिए भी यूज करते हैं बट समहाउ इट इज आल्सो यूज्ड एज अ इनपुट, और वो मेथड है प्रिंट. इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है. अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रिंट तो आउटपुट मेथड है और आपको जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे कि इसको भी मैंने डिस्प्ले दी रिजल्ट यानी आउटपुट की कैटेगरी में रखा हुआ है, बट इससे इनपुट कैसे आएगा? तो प्रिंट के साथ यदि मैं कोई स्ट्रिंग देता हूं, डबल कोट्स के साथ जो हम देते हैं, सपोज प्रिंट डबल कोड एबीसी, तो ये एबीसी क्या है? ये एबीसी एक तरीके का इनपुट है जो कीबोर्ड से दिया गया है, क्योंकि ये एज इट इज आपको रिजल्ट्स में डिस्प्ले होगा. तो इसको भी कभी कभी आपको इनपुट मेथड्स में रख लिया जाता है इस पर्टिकुलर केस के साथ. सिमिलरली यदि हम डिस्प्ले दी रिजल्ट या आउटपुट मेथड्स की बात करें तो नॉर्मली दो तरीके के आउटपुट मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, प्रिंट और कैट. प्रिंट जो फंक्शंस है नॉर्मली जो कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, या कह सकते हैं कि भाई ये आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करता है एट ए टाइम वन ऑब्जेक्ट. कैट कैट प्रिंट के जैसे ही एक मेथड्स है जो कि आपके कंटेंट को डिस्प्ले करती है, बट कैट के साथ हम मोर देन वन वेरिएबल्स को, मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं. इन सारी मेथड्स का एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे सिंपली जो हमने एक एग्जांपल बनाया है इसको हमने कंसोल पे रन किया है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे कीवर्ड कंसोल हाईलाइट किया हुआ है या मेंशन किया हुआ है कि आप इसको कंसोल पे रन करके देखें. तो जैसे ही मैंने एक वेरिएबल बनाया आई और इस पे मैंने एक स्कैन फंक्शन अप्लाई किया, स्कैन फंक्शन के बाद ये सीधा आपके कंसोल पे गया और आप इसने आपकी वैल्यू को डिमांड किया. मैंने वैल्यूज एंटर करना स्टार्ट की. जब तक मैं वैल्यू एंटर करता जाऊंगा ये डायनेमिकली उसको लेते जाऊंगा. जैसे ही मैंने इसमें ब्लैंक इंसर्ट किया एलिमेंट पे, तो ये वहां से बाहर चला जाएगा और आपको बताएगा कि इसने 4 आइटम्स जो है वो रीड कर लिए. अब यदि मुझे आउटपुट देखना है तो सिंपली मैं प्रिंट आई का यूज करके इसको डिस्प्ले करा सकता हूं. इसकी जगह यदि मैं सिंपल आई भी यूज करता तब भी ये सेम आउटपुट देता. दूसरा जो मेरा फंक्शन था इनपुट के लिए, दैट इज रीड लाइन. तो मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ली और उसको मैंने रीड लाइन फंक्शन को कॉल करके यूज किया, और इसके बाद जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो कंसोल पे इनपुट के लिए ये मुझे वेट करेगा. और मैंने इसको जो वैल्यू प्रोवाइड की वो वैल्यू मैंने दी है इसको
हेलो घनश्याम। इसके बाद मैंने जब इसको प्रिंट किया तो इसने मुझे एज इट इज रिटर्न किया हेलो घनश्याम। अब एक और मैंने इंटीजर नाम का जो है वेरिएबल लिया और उसमें मैंने 26 जो वैल्यू है वो मैंने इसमें स्टोर कराई। ये इसलिए किया ताकि मैं आपको जो है वो कैट का यूज बता सकूं। अब मैंने कैट फंक्शन का यूज किया। देखिए यहाँ पे प्रिंट पे आप सिंगल वेरिएबल पे वर्कआउट कर रहे थे। कैट में मैंने एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स लिए हैं। जैसे कैट कैट के साथ मैंने स्ट्रिंग ली है, ये स्ट्रिंग जो है एज ए इनपुट की तरह बिहेव करेगी। उसके बाद मैंने इंटीजर को प्रिंट कराया है। फिर से मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है जिसको मैंने बोला है वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने str को भी डिस्प्ले कराया। इट इज द यूज ऑफ कैट फंक्शंस जो कि मल्टीपल वेरिएबल डिस्प्ले के साथ मैं यूज कर रहा हूं। अब जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसने सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग थी इसको एज इट इज यहाँ पे प्रिंट किया है और उसके बाद इंटीजर की जो वैल्यू मैंने इसको इंसर्ट की थी या असाइन की थी वो वैल्यू इसने मुझे डिस्प्ले दी। सिमिलरली value of string is as it is, and then the value of str that is stored in the str variable is displayed after that. सो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि हम स्कैन कैसे यूज कर रहे हैं, आपका रीड लाइन कैसे यूज कर रहे हैं, प्रिंट कैसे यूज कर रहे हैं और कैट कैसे यूज कर रहे हैं। ये बेसिक फंक्शंस हैं जो हम कंसोल्स पे यूज करते हैं। अब इसके आगे जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है हाउ आई कैन रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। तो इसके लिए जो हमारे पास है वो अलग अलग तरीके के डेटास हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, अलग मेथड्स हैं। हर पैकेज के साथ उसके रिस्पेक्टिव मेथड्स भी आती हैं, बट बहुत सारी में से मैं कुछ कॉमनली जो यूज की जाती हैं उन मेथड्स की बात करूं तो हमारे पास जो है रीड टेबल मेथड्स है, रीड सीएसवी मेथड है, रीड एक्सएलएस मेथड है। रीड टेबल की बात करें तो रीड टेबल इज यूज टू रीड फाइल इनटू डेटा फ्रेम्स इन टेबल फॉर्मेट। तो जो भी डेटा फ्रेम्स एक वेरिएबल टाइप होता है जिसमें हम जो फाइल से टेबल बनी हुई है उसको फैच करते हैं और यहाँ पे ये नॉर्मली हम CSV में भी यूज कर सकते हैं। CSV फॉर्मेट में इसको लेता है और आपका जो डेलिमिटेड है वो आपको देना पड़ता है कि कॉमा डेलिमिटेड दे रहे हैं या टैब डेलिमिटेड दे रहे हैं या और सम अदर स्पेसिफाइड डेलीमीटर्स हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने एक डेटा सेट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने रीड टेबल फंक्शन अप्लाई किया है। किस फाइल से ये डेटा रीड करना है उस फाइल की नेमिंग्स मुझे यहाँ पे देनी है। हेडर्स आपको इंक्लूड करना है या नहीं करना है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, यदि बट आप इसको ट्रू कर देंगे तो हेडर्स भी इसमें आ जाएंगे। सेपरेटर्स जो हम डेलीमीटर्स की बात कर रहे थे वो यहाँ पे आएगा कि ये जो सेपरेटर्स है ये आपको क्या देना है, टैब देना है, कॉमा देना है या सम अनदर स्पेसिफाइड डेलीमीटर्स है, ये भी हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगली जो मेथड है दैट इज रीड CSV। ये प्योरली CSV फाइल से डेटा को रीड करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली यदि हम डायरेक्टली फाइल नेम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल है CSV फाइल है वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में होना चाहिए, अदरवाइज आप इसके साथ पाथ का यूज करके इसको फैच करवा सकते हैं। तो मैंने एक डेटा वेरिएबल लिया, इसमें मैंने रीड CSV लगाया और input.csv ये फाइल का नाम है जो कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में अवेलेबल है। तो जो भी डेटा इसमें होगा वो डेटा में एज इट इज कॉपी हो जाएगा। रीड एक्सएलएस सिमिलरली CSV की तरह एक्सेल फाइल यदि आप रीड करना चाहते हैं तो उस केस में हम रीड एक्सएलएस फाइल का यूज करेंगे, बट इस केस में आपको सीट इंडेक्स प्रोवाइड करवाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेल फाइल में एक से ज्यादा शीट होती है जबकि CSV फाइल में सिर्फ एक ही शीट होती है। तो सीट इंडेक्स आपको प्रोवाइड करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने सीट इंडेक्स यदि 1 दिया है तो ये फर्स्ट शीट के डेटा को जो है वो कॉपी करेगा। सिमिलरली यदि कैलकुलेशंस के बाद हमें जरूरत पड़ रही है कि हमें अपनी जो डेटा है उसको किसी फाइल में स्टोर करवाना है या सिंपली कहें कि राइटिंग ऑफ फाइल या आउटपुट टू अ फाइल यदि हम देना चाहते हैं तो भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं। राइट टेबल जो आपका मेथड है ये आपके डेटा फ्रेम को टेबुलर फॉर्मेट में फाइल के फॉर्म में
स्टोर करवाने के लिए यूज होता है। जब हम राइट टेबल यूज करते हैं तो हमें वो डेटा फ्रेम देना होता है जिसका हमें डेटा स्टोर करवाना है, जिस फाइल में स्टोर करवाना है, सेपरेटर भी मेंशन करना पड़ेगा, और साथ में रो नेम्स और कॉलम्स नेम यदि देना चाहते हैं तो, अदरवाइज इसको फॉल्स कैटेगरी में रख सकते हैं। सिमिलरली यदि आपको डेटा CSV फाइल के फॉर्मेट में स्टोर करवाना है, देन यूज राइट CSV। तो इस मेथड्स का फॉर्मेट क्या होगा, राइट CSV, डेटा फ्रेम जो हमने यूज किया हुआ है, फाइल का नाम जो हमें जिस फाइल में स्टोर करवाना है, रो नेम्स यदि देना है तो हम इसको ट्रू रखेंगे, अदरवाइज फॉल्स करेंगे। राइट XLS जो है उसके लिए भी सिमिलर है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि फाइल का हमें पूरा नाम के साथ पूरा पाथ भी देना पड़ सकता है यदि वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है। शीट नेम, कौन सी शीट पे आप इसको करवाना चाह रहे हैं, और अपेंड की एक कंडीशन, यदि उसमें एग्जिस्टिंग में कोई डेटा है तो क्या उसको आगे कंटिन्यू करवाना है, अदरवाइज उस शीट का पूरा जो प्रीवियस डेटा है वो इरेज हो जाएगा और नया डेटा उसमें आ जाएगा। तो ये जो पैरामीटर्स है इसको हमें खास तौर से ध्यान रखना है, तो ऐसा ना हो कि हमारी जो नए रिजल्ट्स हैं वो पुराने रिजल्ट्स को रिप्लेस कर दें। तो ये किसी भी फाइल में राइट करने के लिए हम इन फंक्शंस का यूज करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है एरेज, हमने फर्स्ट वीडियो में भी बात करी थी, ये सारे डेटा टाइप्स हमने बहुत शॉर्ट में देखे थे, अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली आर जो एरेज हैं वो डेटा ऑब्जेक्ट्स है दो, जो कि डेटा को मोर देन 2 डायमेंशंस में स्टोर करने के लिए यूज करता है। इन एरेज डेटा कैन बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ आइदर मैट्रिसेस, रोज एंड कॉलम्स। तो एरे को क्रिएट करने के लिए एरे फंक्शन का यूज किया जाता है। ये जो एरे फंक्शन है यही आपका एरे क्रिएट करवाता है। इसमें हम मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। एक बेसिक सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है एरे का नाम, देन एरे फंक्शन के साथ हमें डेटा देना होगा जो हमें इसमें स्टोर करवाना है, डायमेंशंस देनी होगी। डायमेंशंस में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रो का साइज, कॉलम का साइज, मैट्रिसेस और डायमेंशंस नेम्स। यदि हमें डायमेंशंस नेम्स देने हैं तब हम ये चौथा जो एलिमेंट है इसको भी यूज करते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 के साथ एग्जांपल लिया है। एक हमने एरे का नाम ए लिया, एरे फंक्शन को यूज किया और हमने 2 वैल्यूज स्टोर कराई हैं इसमें, ये हमारा डेटा है। देन हमारा जो डायमेंशंस थी वो हमने बोला है 2 रो, 2 कॉलम और सिर्फ एक मैट्रिक्स हमें इसमें चाहिए। यदि हम इसी को 2 मैट्रिक्स कर देते तो ये पूरा जो सेट है वो 2 बार बन जाता। मैंने ए को प्रिंट किया तो मेरे पास जो आउटपुट आया वो इस तरीके से था कि एक 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म मेरे लिए एक जनरेट होके आ गया है। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने 2 वेक्टर्स लिए, इन दोनों वेक्टर्स को मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट के साथ मैप किया। वेक्टर 1 में मैंने 2 9 6 लिया है, वेक्टर 2 में मैंने 6 एलिमेंट्स लिए हुए हैं, और साथ में मैंने एक रो नेम्स का एरे बनाया है, स्ट्रिंग एरे बनाया है जिसमें रो 1, रो 2, रो 3 एलिमेंट रखे हैं। एक कॉलम नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 वैल्यूज रखी हैं। एक मैट्रिक्स नेम की वैल्यू बनाई है जिसमें मैंने 2 मैट्रिक्स डिजाइन किए, एक मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2। ये 3 जो है मैंने वेरिएबल्स जो लिए हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए लिए हुए हैं इनको, अभी हम इनका यूज देखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैंने रिजल्ट निकाला है कि भाई अब मैं एरे बना रहा हूं रिजल्ट नाम की, ये मेरी क्या है, रिजल्ट नाम की एरे है जिसमें मैंने एरे फंक्शन का यूज किया है, और जो मैंने डेटा पास किया है वो ये है कि वेक्टर 1 और वेक्टर 2 एज ए डेटा इसको पास ऑन किया गया है। डायमेंशंस मैंने जो इसकी दी हैं वो है 3 रोज, 3 कॉलम्स एंड 2 मैट्रिक्स। और अब मैंने यहाँ पे यूज किया है डायमेंशन नेम्स का, जिसमें मैंने उनको बोला है कि भैया रो के लिए जो है वो रो नेम का यूज करें, कॉलम के लिए कॉलम नेम का यूज करें, और मैट्रिक्स नेम्स के लिए जो है मैट्रिक्स नेम्स का
यूज करें। ये जो 3 वेरिएबल्स मैंने बनाए थे जिसमें मैंने डेटा डाला था, उनको लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे मैंने इसको पास ऑन कर दिया है और उसके बाद मैंने रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराया। देखिए रिजल्ट डिस्प्ले होने के बाद मुझे क्या मिल रहा है। अब यदि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बात करूं तो वहां पे कॉलम की वैल्यू 1 2, रो की वैल्यू 1 और 2 थी। मैंने उसको चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या चेंज कर दिया कि यदि मेरा फर्स्ट आइटरेशन आ रहा है तो ये मुझे बताए कि ये मैट्रिक्स 1 है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो 1 रो 2 रो 3। सिमिलरली अगला मैट्रिक्स भी यदि रिपीट हो रहा है तो वो प्रॉपरली कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जैसे पैटर्न्स में डिस्प्ले होना चाहिए। यही डिस्प्ले कराने के लिए मैंने ये 3 डिफरेंट जो है वो वेरिएबल्स बनाए थे और इनको डायमेंशंस नेम में पास किया। अब बात आती है एक्सेसिंग आर एरे एलिमेंट्स। यदि मुझे किसी एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। कुछ कॉमन मैट्रिक वेज मैं आपको बता रहा हूँ जिनसे हम डेटा को यूज कर सकते हैं। सपोज प्रिंट द थर्ड रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। थर्ड रो सेकेंड मैट्रिक्स, यहाँ पे मैंने कॉलम की जो वैल्यूज थी उसको नल रखा हुआ है, इसका मतलब है ऑल वैल्यूज। प्रिंट द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक। तो फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है और जो वैल्यू है वो मैट्रिक्स वैल्यू जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स है। सिमिलरली यदि मुझे सेकेंड मैट्रिक्स प्रिंट कराना है तो रोज और कॉलम को मैंने नल रखा हुआ है, सिर्फ मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने 2 दी है। एक मैनिपुलेशंस देखते हैं कि इसको मैनिपुलेशंस एरे कैसे काम करता है। सपोज क्रिएट 2 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। मैंने इसमें सिमिलरली उसी फॉर्मेट में लिया हुआ है, 2 वेक्टर लिए, वेक्टर 1 वेक्टर 2। फिर इनकी एक एरे बनाई है एरे 1 के नाम से और सिंपली इनकी वैल्यूज को पास ऑन कर दिया है। फिर मैंने वेक्टर 3 और वेक्टर 4 लिए हैं, एक एरे 2 बनाई है और उस पर भी हमने इनके वेक्टर 3 और वेक्टर 4 को पास ऑन कर दिया है और जो डायमेंशंस है वो दोनों की सेम रखी है। अब हम इससे क्या बना रहे हैं, हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट्स कर रहे हैं कि एरे को मैट्रिक्स में हम कैसे कन्वर्ट्स कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स 1 बनाया और इसमें मैंने जो एरे फंक्शन लगाया था एरे 1 का, मैंने सिर्फ डिस्प्ले क्या किया है, सेकेंड मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की जगह मैंने उसको सिर्फ सेकेंड मैट्रिक्स का यूज किया है। वैसे ही मैट्रिक्स 2 में एरे 2 के भी सेकेंड मैट्रिक्स को मैंने डिस्प्ले किया है। उसके बाद मैंने किया है फॉर दी शोइंग पर्पस, फॉर रिजल्ट पर्पस, मैंने दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कराया है और उसके बाद मैंने इनको ऐड मैट्रिक्स कर दिया है, मैट्रिक्स का एडिशन करवाया है, जस्ट टू इंश्योर कि भाई जो मैट्रिक्स एडिशन है वो प्रॉपरली हम एरे पे वर्कआउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि मैं मैट्रिक्स 1 की बात करूं तो मुझे मैट्रिक्स 1 की वैल्यू मिल रही है 1 3 6 2 4 7 3 5 8। मैट्रिक्स जो 2 है वो है 3 8 5 2 7 4 1 6 3। और इन दोनों का यदि मैं सम की बात करूं तो यदि मैं सम की बात करूं को 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, फिर 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 भी 4। यानी जो मुझे एडिशंस मिला है वो एग्जैक्टली सेम मिला है जो एक्चुअल में कैलकुलेट होना चाहिए था। जबकि एरे में ये सिर्फ सेकंड सेकंड मैट्रिक्स का है, हम चाहे तो इसको फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते थे। अब बात करते हैं मैट्रिसेस की। A matrix is a two-dimensional rectangular data set. बेसिकली मैट्रिक्स जो है, अभी हमने एरे जब देखा था तो हमने देखा था कि एक जो 2 डायमेंशनल 2 मैट्रिसेस एरे है वो 2 तरीके के मैट्रिसेस को ले रहा है। बट उसी को यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि हमारा रेक्टेंगुलर डेटा सेट्स है और जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो एक जो है एक ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, इसके डायमेंशंस हो सकते हैं, आप 2x3 का बना लें, 3x3 का बना लें, 4x3 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो बेसिकली ये जो इसकी फिक्स डायमेंशन है वो हमेशा 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर लेआउट पे ही रहेगा। साथ ही ये जो एलिमेंट्स कंटेंट करेगा सेम एटॉमिक टाइप के मैट्रिक्सेस को ही, डेटा टाइप्स को ही एक्सेप्ट करेगा। इसको बनाने के लिए जो है वो हम मैट्रिक्स फंक्शंस का यूज करते हैं। सिंटेक्स की बात करें
तो मैट्रिक्स जो फंक्शंस हैं, डेटा कंटेन करता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, वाई रोज एंड डायमेंशंस नेम्स यूज करता है। डायमेंशन नेम जो नेम्स हैं वो सिमिलरली हम देख चुके हैं एरे वाले एग्जांपल में। यहाँ पे जो डेटा है ये आपका इनपुट वेक्टर है कि आपको कौन सा डेटा जो है वो मैट्रिक्स में स्टोर करवाना है। नंबर ऑफ रोज का मतलब है कितनी आप रोज क्रिएट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स में कितने कॉलम्स आप क्रिएट करेंगे। बाय रोज का एक लॉजिकल क्लू है कि यदि आप इसको ट्रू करते हैं तो इनपुट वेक्टर्स जो हैं वो रोज के फॉर्म में अरेंज होंगे, बाय डिफॉल्ट ये कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। आप चाहे तो इसको यूज करें या इसको ना भी यूज करें। डिम नेम हम देख ही चुके हैं कि रोज और कॉलम्स के नेम को असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल्स देखते हैं कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है सिक्वेंशली बाय रो। यदि बाय रो करना है तो रो की वैल्यू हमने ट्रू रखी है, इसको प्रिंट कराया है। यदि इसी को हम सिक्वेंशली कॉलम्स के साथ करते हैं तो हमने रो की वैल्यू को फॉल्स कर दिया है और एन को प्रिंट करा दिया है। कॉलम एंड रोज को यदि नेम देना है तो हमने एक रो नेम्स करके वैल्यू ली है, एक कॉलम नेम्स करके वैल्यू ली है, और उसको मैट्रिक्स में जब हमने पास किया था तो डिम डायमेंशंस नेम्स की जगह के पे हमने लिस्ट रो नेम्स और कॉलम्स नेम पास किए थे। ये चीज हम एरेज में ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। अब यदि मैं इस p को प्रिंट कराता हूं तो देखिए तीनों के आउटपुट कैसे आएंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जो मेरा m का आउटपुट था वो जो अरेंजमेंट्स था वो रो वाइज था, क्योंकि मैंने ट्रू किया हुआ था 3 4 5। उसी के टाइम जब मैंने सेकंड n कॉलम प्रिंट कराया जिसको मैंने बाई रो को फॉल्स किया हुआ था, तो यहाँ पे देखिए अब ये जो आपकी वैल्यूज हैं वो पहले कॉलम वाइज शिफ्ट हुई हैं, 3 4 5 6, उसके बाद सेकंड कॉलम्स में वैल्यू गई है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट रोल है वाई रो को ट्रू और फॉल्स करने का। और तीसरा ये जो कॉलम था जो मैंने आपको डिस्प्ले कराया कि भाई रोज जो है वो 4 ही हैं मगर आपका वैल्यूज ट्रू रखी है। ये जो डायमेंशंस मैंने इसमें दी थी, डायमेंशंस नेम्स मैंने इसमें दिए थे कि भाई रो के नेम्स भी आने चाहिए और कॉलम्स के नेम्स भी आने चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी लिस्ट में मेंशन किए हुए थे। जब हम इसके साथ जा रहे हैं तो ये 1 2 3 की जगह हमें क्या दे रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। अब जो मेरा मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में अवेलेबल है रोज एंड कॉलम्स के नेम के साथ। एक्सेसिंग की बात करें तो एलिमेंट्स को यदि मुझे एक्सेस करना है तो सिंपली ब्रैकेट्स के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सा मैट्रिक्स लिया है रिजल्ट्स के लिए, तो ये मेरा एक पी मैट्रिक्स था। मैंने इस पी मैट्रिक्स को सबसे पहले प्रिंट कराया है ताकि हम इसके जनरल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स को देख पाए। तो ये मेरा जो है वो एक जनरल मैट्रिक्स है जो मैंने बनाया है। फिर मैंने बात की है कि भाई मुझे जो एलिमेंट चाहिए वो है थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो। तो थर्ड कॉलम हमारा ये रहा और फर्स्ट रो हमारी ये रही, यानी हमारा जो आइटम है ये 5 होना चाहिए। अब रिजल्ट्स में देखिए हमें 5 ही मिला है। सिमिलरली यदि हम बात करें कि सेकंड कॉलम एंड फोर्थ रो, ये मेरा सेकंड कॉलम है और ये मेरा फोर्थ रो है एंड दिस शुड बी दी एलिमेंट। आप रिजल्ट्स देखें तो 13 ही आया है। अब इसके अलावा यदि मुझे सिर्फ सेकंड रो ही चाहिए तो मैं क्या करूं, रो की वैल्यू दे देता हूं, कॉलम की वैल्यू नहीं देता। तो मेरी सेकंड रो क्या थी, मेरी सेकंड रो थी 6 7 8। देखिए आंसर है 6 7 8। अब मुझे यदि कॉलम डिस्प्ले कराना है तो आई कैन यूज कॉलम वैल्यू, रो वैल्यू मैंने ब्लैंक है, नल रखी हुई है। तो ये सिर्फ कॉलम करेगा। कौन सा कॉलम प्रिंट करेगा, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम क्या है, 5 8 11 14। ये देखिए 5 8 11 14। सो सिंपली हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं इस फॉर्मेट से जिस भी एलिमेंट्स को हम चाहते हैं। अब बात आती है मैट्रिक्स कंप्यूटेशंस की। तो मैट्रिक्स कंप्यूटेशंस में बेसिकली हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स। इसको हमको करने के लिए नॉर्मली हमारे पास कुछ बेसिक लॉजिक्स हैं जो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे डायमेंशंस का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि जो इन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं वो मिनिमम सेटिस्फैक्टरी हमें देना होगा, अदरवाइज हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली
मैट्रिक्स फॉर्मेट किए हैं। मैंने दो जो मैट्रिक्स हैं 2x3 के मैट्रिक्स बनाए हैं। इसमें मैंने 6 एलिमेंट पास किए हैं, रो 2 रखी हैं। अब यदि मैंने रो 2 रखी है तो कॉलम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सिंपली 3 आएगी, ऑटोमेटिकली वो उसको कैलकुलेट करके बना देगा, इसलिए मैंने कॉल वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी है। और मैट्रिक्स 1 में यदि मैं बात करूं तो ये देखिए मेरी कॉलम की वैल्यू 3 है और रो की वैल्यू 2 है। सिमिलरली मैंने एक और मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स 2, उसको भी मैंने बनाया, ये मेरा मैट्रिक्स 2 है। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स का सिंपल सा एडिशन करवा रहा हूं। तो मैंने क्या किया कि एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने सिंपली मैट्रिक्स 1 प्लस मैट्रिक्स 2 कर दिया, और रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए मैंने प्रिंट की जगह कैट का यूज किया है ताकि मैं ये स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करा पाऊं। तो इसमें मैंने स्ट्रिंग डिस्प्ले कराई, उसके बाद मैंने प्रिंट डिस्प्ले कराया। अब यदि एडिशन की बात करूं तो 5 प्लस 3 8, 9 प्लस 2 11। सिंपल सा जो एक आना चाहिए था कैलकुलेशन, वो यहाँ पे एडिशन का कैलकुलेशन आया है। यदि यही काम मैं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करता, लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, तो मुझे उतनी टाइम्स लूप्स चलाने पड़ते, जबकि यहाँ पे सिंपल एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करके मैं आपको एडिशंस करवा पा रहा हूँ। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में यदि आप देखना चाहें तो सब्सट्रैक्शन भी देख लें, सिमिलरली उन्होंने इसको सब्सट्रैक्ट भी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यदि हम इसमें बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। हम उसी का मल्टीप्लिकेशन यदि करवा रहे हैं तो ये लीजिए हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स का यूज किया हुआ है और हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशंस अवेलेबल है। ये रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने वही दो मैट्रिक्स फिर से रखे हुए हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे थे। और यदि हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन भी सिर्फ एक ऑपरेटर्स पे मेरे पास अवेलेबल है, यानी मुझे बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ आर प्रोग्रामिंग। सो फॉर watching this video, thank you, we'll continue with next lecture.